हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कल वाली बातों पे गौर व फिक्र किया। मैप्स और मैप्स के मैप्स और जो है वो पहले सिलेबस आउटलाइन के जो है वो हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर उसके बाद टॉपिकल एक कॉन्सेप्ट को समझा और हर टॉपिक से रिलेटेड थीम को समझा। तो बताइए उस सारी अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो ओपन बुक अप्रोच है, हमारे पैटर्न को लेके हम पढ़ेंगे कैसे, घर में किस तरह से पढ़ना है, असेसमेंट कैसे होगी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई बात, सब क्लियर है? कहानी को आगे लेके चलें। ठीक है जी, दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। तो पढ़ने के लिए तैयार है? तो बस फिर पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। पहला यूनिट यानी कि उन 26 एरियाज में से पहला एरिया इंट्रोडक्शन टू कंपनीज। जो मेन इसका ब्रॉडर एरिया वो ये है कि कंपनीज एक्ट के बेसिक्स। कंपनीज एक्ट के बेसिक्स में इन 2 चैप्टर्स में हम देखेंगे कंपनियां क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, उनको अथॉरिटियां कौन सी डील कर रही होती हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ का हमारे यहाँ क्या रोल है। फिर हम देखेंगे कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, क्यों होती है, किन वजूहात पे होती है, और छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें हम देख रहे होंगे। जब तक किताब आपको नहीं मिलती तब तक आपको हैंडआउट्स मिल रहे होंगे। तो आज मोस्ट प्रॉब्ली आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा जो है वो हैंडआउट्स फॉर्म में मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम जो है वो आज और कल में जो डिस्कशन कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें इस चैप्टर को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले कंपनीज एक्ट का जो तारुफ है वो सेक्शन 1 में है। सेक्शन 1 एक बड़ा मजाकिया सा सेक्शन है। वो कहते हैं कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट, यानी लॉ का जो पहला जुमला है वही डाउटफुल है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट, और ये पूरे पाकिस्तान पे फैला हुआ है। ये मे बी का क्या मतलब हुआ जी? अब ये मतलब मे से तो हमारे जहन में आता है कि शायद इसे कंपनीज एक्ट कहा जाए, शायद कुछ और कहा जाए, लेकिन कानूनी अल्फाज जो है ना वो बड़े जादुई होते हैं। कानून से पूछें तो वो कहते हैं इसका तर्जुमा है ये एक्ट कंपनीज एक्ट 2017 कहलाएगा। तो उसे पूछते हैं भाई मे तो ऑप्शनल वर्ड नहीं होता, उन्होंने कहा है ये डिपेंड करता है टोन के ऊपर। भाई टीचर क्लास में गुस्से हो में एक बच्चे से कहा यू मे लीव द क्लास, इस मे का क्या मतलब है? टीचर ने बच्चे को एक ऑप्शन दी है कि बच्चा अगर चाहे, ज़रूरी समझे, ठीक लगे तो वो क्लास छोड़ के चला जाए। टीचर ने अगर गुस्से में कहा है यू मे लीव द क्लास, तो इसका मतलब है टीचर कह रहा है यू शैल लीव द क्लास, यू शुड लीव द क्लास या लीव द क्लास। हालांकि उसने तो मे के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बताने वाले की जो टोन है, बोलने वाले का जो लहजा है, वो ये बता रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यू मे लीव द क्लास की टोन आई कि आप क्लास छोड़ के चले जाएं। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड कंपनीज एक्ट की टोन ये आई कि ये एक्ट कंपनीज एक्ट 2017 कहलाएगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे से सेक्शंस को साइड पे कर देते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2017 कहलाएगा और ये पूरे पाकिस्तान पे छाया हुआ है। कैफ वाली बातों को थोड़ा तेज़ी से गुजारेंगे। जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट डील करता है कंपनियों को। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी एक ऐसा सेटअप है विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ। इस एक्ट में या कंपनी लॉ में रजिस्टर हुए हुए सेटअप को हम कहेंगे कंपनी। इसका मतलब है कि अब पूरे लॉ में जहाँ जहाँ वर्ड कंपनी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इससे मुराद है कंपनीज एक्ट 2017 या किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर। अब ये कोई भी कंपनी लॉ से क्या मुराद है? रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। यानी अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि आज से पुराने तमाम कंपनी लॉ, तो उसमें 3 आएंगे, 1913 वाला, 84 वाला और 16 वाला। और अगर लिखा हो कंपनी लॉ क्या कहता है, कंपनी लॉ को जाके देख लेते हैं, खाली कंपनी लॉ लिखा हुआ है, ये नहीं कहा पुराना कंपनी लॉ या मौजूदा कंपनी लॉ, तो अब कंपनी लॉ में चारों शामिल हो जाएंगे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 1913 का है, 1984 का है
और 2016 का तो है ही है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, ये एक्ट भी शामिल होगा अनलेस के कॉन्टेक्स्ट कुछ और कहना चाह रहा हो। अगर कॉन्टेक्स्ट, अगर जुमला, अगर सिचुएशन कुछ और आते साथ ही कॉलेज है ना, कॉलेज पढ़ता है तो ये इसका क्या मतलब हुआ, अनलेस हाँ जी, इसका तर्जुमा कौन बताएगा? अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और अदरवाइज का क्या मतलब होता है? अब आप कानून की क्लास में हैं तो कानून की ज़बान भी समझनी होगी जी। कानून की ज़बान, इसमें ये एक्ट भी शामिल होगा अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? सियाको सबाक, इर्द गिर्द की जो बात है। अदरवाइज इस सेट के कुछ कह रहा हूँ। मैंने जुमला लिखा हुआ है, मैं कहूँ मौजूदा कंपनी लॉ एंड प्रीवियस कंपनी लॉ, तो मैंने कंपनी लॉ के साथ वर्ड क्या लिखा? प्रीवियस। तो कॉन्टेक्स्ट क्या बताना चाह रहा है? मैं कौन से कंपनी लॉ का जिक्र कर रहा हूँ? प्रीवियस। तो जब मैं प्रीवियस कंपनी लॉ बोल रहा हूँ तो क्या मौजूदा एक्ट काउंट होना चाहिए? नहीं। और अगर मेरा जुमला ये कह रहा है कि कंपनी लॉ ये कहता है, मैंने ये नहीं कहा पिछला कंपनी लॉ ये कहता है, कंपनी लॉ ये कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अब सारे ही शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि 3 तो कंपनी लॉ में आएंगे और 2017 भी तब आएगा जब आपका जुमला इसके मुखालिफ कुछ ना कह रहा हो। डन। ये ऐसी चीज़ है कि पढ़ के उसके बाद क्रॉस कर देनी चाहिए। कंपनी हो गया एक ऐसा सेटअप जो कि कंपनीज एक्ट 2017 या पिछले किसी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है, और कंपनी लॉ पिछले कवानीन को कहते हैं। अब अगर लॉ ने किसी जगह पे ये बोलना हो ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जांपल एक जगह लॉ में ये लिख दिया जाए कि कंपनी को चाहिए कि टैक्स दे, तो बैंकिंग कंपनी तो खुशी से नाचना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? कंपनी को चाहिए टैक्स दे। और कंपनी की डेफिनेशन क्या है भला? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो। तो बैंकिंग कंपनी तो कंपनी लॉ में रजिस्टर ही नहीं हुई, वो तो बैंकिंग कंपनी तो ऑर्डिनेंस में रजिस्टर हुई है। तो अब अगर लॉ जब भी वर्ड कंपनी बोलेगा वो फंस जाएगा, क्योंकि कंपनी से उसने खुद डिफाइन कर दिया है कि कंपनी से मुराद कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनी। तो फिर जब लॉ ने बोलना होगा किसी भी किस्म की कंपनी, तो लॉ बोलेगा बड़ा वर्ड, लॉ बोलेगा कॉरपोरेशन, लॉ बोलेगा बॉडी कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन। 3 तरह की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हुई सारी कंपनियां, पाकिस्तान के किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनियां, अब वो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस हो, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस हो, मुदारबा ऑर्डिनेंस हो, उसमें रजिस्टर हुई हुई कंपनियां भी, मुल्क से बाहर की कंपनियां। तो 3 इसमें ऐड होंगे। इस लॉ में रजिस्टर हुई हुई कंपनी, मुल्क से बाहर की कंपनी, और कोई भी कंपनी जो किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हो। ये मेरे ख्याल में इसके इमेज थोड़ा सा ख़राब आ रहा है। वो अभी भी बेचारे जुमले जो है ना, ये प्रोजेक्टर की जो है ना कलर ब्लाइंड है बेचारा, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मैं आगे की स्लाइड्स को ना थोड़ा सा वाइट बेस्ड ज़रा ज़्यादा कर दूंगा। तो 3 चीज़ें शामिल होंगी बॉडी कॉर्पोरेट में। कंपनी लॉ वाली कंपनियां, किसी और लॉ वाली कंपनियां, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट हो किसी भी रेलेवेंट लॉ वगैरह में, और तीसरा मुल्क से बाहर की कंपनियां। 2 चीज़ें इसमें काउंट नहीं होंगी। ये जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो फलाह बहबूद के लिए बनाई जाती हैं किसी भी सोसाइटी के, अगर वो है और अपने किसी कानून में रजिस्टर है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं काउंट होगी। और वो काउंट नहीं होगी जिसको मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दे कि खबरदार इसको कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहे। तो अब अगर आपसे को पूछे बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 3 तरह की कंपनियों को बॉडी कॉर्पोरेट करते हैं। पाकिस्तान में रजिस्टर कंपनी लॉ वाली कंपनियां, पाकिस्तान में रजिस्टर किसी और लॉ वाली कंपनियां, पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर कंपनियां।
तो जब लॉ ने एनी टाइप ऑफ कंपनी बोलना होगा तो क्या बोलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट। और जब लॉ कंपनी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि उससे मुराद कंपनी लॉ वाली कंपनी है। जो फॉरेन कंपनी है उसको लिखने की क्या जरूरत है, वो तो बाहर तो उनको भी लिखी है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में ये कहना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रार जो है वो तमाम बॉडी कॉर्पोरेट्स जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके रिकॉर्ड रखेगा, अगर वो कहेंगे ना रजिस्ट्रार सारी कंपनियों का रिकॉर्ड रखेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियों का जिक्र हो रहा है। कॉर्पोरेट बोलने से या बॉडी कॉर्पोरेट बोलने से मुराद ये होगा कि हम हर तरह की कंपनी को जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान का जो लॉ है वहाँ अगर कोई बाहर की कंपनी काम कर रही है तो हम उसको अनरेगुलेटेड तो नहीं जाने देंगे। तो इसलिए इन्होंने बड़ा वर्ड मुतारिफ करा दिया बॉडी कॉर्पोरेट। जब इनका दिल करेगा कि बोलें सारी तरह की कंपनियाँ तो वो बोल दिया करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, या बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है किसी भी किस्म की कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने ये लिख दिया ना कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं करेगी, तो फिर अब अगर वो कह देते ना कंपनी ऑडिट नहीं करेगी तो बैंकिंग कंपनी उठ के आ जाती कि हम तो कंपनी नहीं है, कंपनी तो कंपनी लॉ वालों को कहते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक बड़ा वर्ड डिफाइन कर दिया बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें कंपनी लॉ की कंपनियाँ भी आ गई, पाकिस्तान के किसी और कानून की कंपनियाँ भी आ गई, और पाकिस्तान से बाहर की कंपनियाँ भी आ गई। और दो काउंट नहीं करने, जो फलाह बहबूद वाले इदारे हैं उनको माइनस कर दें, और जिसको मिनिस्टर कह दें, मिनिस्टर कल को कह दे खबरदार इंश्योरेंस को किसी ने बॉडी कॉर्पोरेट का, हम कहेंगे सर आपने कह दिया, बस ख़त्म कहानी, नहीं कहेंगे। तो ये डिस्कशन है, ये बात इस तरह से है। तो ये एक छोटा सा एक तारुफ कि कंपनी वर्ड किसे कहते हैं। डन। शुरू की ना एक दो स्लाइड्स हमारा कंपनी लॉ के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कंपनी लॉ किस पे अप्लाई करेगा, किस पे नहीं करेगा। कुछ चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है। पहले कंपनी समझाया, अब ये बताएंगे कि जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स के साथ हैं उनके ऊपर कंपनी लॉ कैसे अप्लाई करेगा। कंपनियां तीन तरह के काम करती हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, या वो ट्रेडिंग होती हैं, या वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। यही तीन काम होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी ना किसी जगह एक प्लांट लगा के फंसी हुई होती है, और जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आ सकती हैं, और इसी तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी किसी भी जगह पे। तो अगर नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो, यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या वो सर्विस प्रोवाइडर होगा। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर भी जगह बाउंड बहरहाल होते हैं। कॉलेज होगा तो एक जगह पे कैद हुए होंगे, हॉस्पिटल होगा एक जगह कैद हुए होंगे। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां प्लांट में फंसी हुई होती हैं, प्लांट के इर्द गिर्द फंसी हुई होती हैं, सर्विस कंपनियां भी कहीं ना कहीं अपने एक मेन हेड ऑफिस या अपनी मेन लोकेशन पे फंसी हुई होती हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग कंपनी है, आज वो पेशावर में माल बेच रही है, कल वो कोयटा में माल बेचेगी। तो जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो कई दफ़ा एक ख़ास जगह पे ही अपने आप को रखती हैं। तो लॉ ने ये कह दिया कि अगर एक नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो और उसके प्योरली प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सिर्फ गुजरांवाला और लाहौर में ऑपरेट करती हो, सिर्फ लाहौर में ऑपरेट करती हो, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई आपने जब कंपनी लॉ फॉलो करना है ना, तो आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वही आपके लिए फेडरल गवर्नमेंट का दर्जा रखती है। यानी कि अगर एक कंपनी सिर्फ लाहौर में है और उसने सिर्फ पंजाब में ऑपरेट करना है और वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, तो लाहौर की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके लिए वफाकी गवर्नमेंट का दर्जा रखती है। यानी लॉ में अगर कहीं लिखा होगा ना फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर ऐसे कर दे, फेडरल गवर्नमेंट से ऐसे पूछो, तो इन कंपनियों के लिए फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। कानूनी एतबार से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि किसी और कंपनी के केस में फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं। डन। तो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज जिनके ऑब्जेक्ट्स कन्फाइंड है सिंगल प्रोविंस के लिए, मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक्सरसाइज पावर्स ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या कमीशन। Where license is issued by provincial government or its concerned minister under this section, the company shall mention this fact in all documents. जब उन्होंने कहा होगा आप हमारे अंडर आते हैं, तो कंपनी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में बनाएगी कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, हम प्रोविंशियली कंट्रोल्ड कंपनी है। पूंछ हाउस पता नहीं आपने सुना है या कभी वहाँ पे वो हुआ, तो लाहौर में एक जगह है जहाँ पे जितनी कंपनियाँ पंजाब की हैं
पंजाब तक उनके ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड है, उन पे गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आके अपने इख्तियार लगाती है और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि ये कंपनियां हमारे तसल्लुत में आते हैं और इन कंपनियों को हम चलाएंगे। तो जो सूबे के अंदर रहे और नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो उसके लिए सूबे की गवर्नमेंट इज इक्वल टू फेडरल। तो लॉ में जहाँ जहाँ FG लिखा होगा, फेडरल गवर्नमेंट लिखा होगा, वहाँ वहाँ हम समझेंगे इन कंपनियों के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये क्लैरिफिकेशन इस सेक्शन ने देने की कोशिश की। दूसरा ये कहते हैं कि एक्ट हमेशा भारी होगा, ये एक्ट की प्रोविजन हमेशा वैलिड होंगी। आपके मेमोरेंडम में जो मर्जी लिखा हो, आपके आर्टिकल्स में जो मर्जी लिखा हो, आपके रेजोल्यूशन में जो मर्जी लिखा हो, एग्रीमेंट में जो मर्जी लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी लिखा हो, अगर एक्ट में एक चीज़ लिखी है तो एक्ट वैलिड है। हमेशा एक्ट में लिखी हुई चीज़ को फॉलो किया जाएगा। कोई भी कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट के साथ हैं उन डॉक्यूमेंट्स की वो इनवैलिड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम में 6 बातें लिखी हैं, उनमें से 2 एक्ट के अगेंस्ट हैं, तो हम समझेंगे कि मेमोरेंडम में 4 बातें लिखी हैं, वो 2 बातों को काउंट ही नहीं करेंगे, वो पता नहीं कहाँ से आ गई, किसकी बातें हैं। तो ये वो चंद सेक्शंस हैं जो स्कोप बता रहे हैं लॉ का। सेक्शन 1 ने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है और इस लॉ को कंपनीज एक्ट 2017 कहा जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि कंपनी क्या होती है और बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है और हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने बता दिया है कि जो प्रोविंशियल ऑब्जेक्ट्स वाली नॉन ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये एक्ट जो है वो मेमोरेंडम आर्टिकल से भारी है। तो सेक्शन 1, 3 और 4 हम लोगों ने देख लिया। सेक्शन 2 नॉर्मली अक्सर लॉ का डेफिनेशंस होता है। सेक्शन 1 में लॉ अपना तारुफ कराता है, सेक्शन 2 में वो अपनी की डेफिनेशंस देता है और फिर नॉर्मली सेक्शन 3 से आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है। तब कंपनीज एक्ट क्या जो सेकंड सेक्शन है डेफिनेशन वाला, वो जहाँ जहाँ बीच बीच में हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो डेफिनेशन फिट करके देख लेंगे। तो हम सेक्शन 2 को एक गो में नहीं पढ़ेंगे, उस रेलिवेंट डेफिनेशन को रेलिवेंट जगह पे जाके देख रहे होंगे। डन। पेनल्टीज़ के बारे में एक छोटा सा ट्यूटर नोट। सेक्शन 479 है। खूबसूरत तरीन बात यह है कि ये सेक्शन इत्तफाकन सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब चीज़ें इस तरह से गोल गोल घूमी, हमारा सिलेबस इस तरह से बना कि सेक्शन 479 सिलेबस के स्कोप से आउट हो गया। एंड दिस इज़ द सेक्शन जो बताता है कि पेनल्टी के लेवल्स किसे कहते हैं। जगह जगह कंपनी लॉ में लिखा नजर आएगा लेवल 1 पेनल्टी, लेवल 2 पेनल्टी, लेवल 3 पेनल्टी। पुराने ज़माने में क्या होता था, अलग अलग फाइन होते थे, इस चीज़ पे 500 फाइन, इस पे 10,000 फाइन, इस पे 25,000 फाइन, इस पे 50,000 फाइन। अब बड़े सियाने हैं, उन्होंने 3 लेवल बना दिए और उस लेवल में डिस्क्रिप्शन अपनी रखी। लेवल 1 फाइन 25,000 तक जाएगा और पर डे फाइन 500 तक जाएगा। लेवल 2 फाइन 5 लाख तक जाएगा और पर डे 1,000 तक जाएगा। लेवल 3 100 मिलियन तक जाएगा और पर डे फाइन 5 लाख तक जाएगा। याद नहीं करना, सिर्फ एक सेक्शन का रेफरेंस आपको दिया है कि ये सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर कहीं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पेनल्टी नजर आए तो परेशान नहीं होना कि लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है। तो चंद हज़ार की पेनल्टी लेवल 1 है, चंद लाख की पेनल्टी लेवल 2 है और चंद करोड़ की पेनल्टी लेवल 3 है। 3 लेवल डिफाइन कर दिए डिपेंडिंग ऑन ऑफेंस। वो कहते हैं इस ऑफेंस पे लेवल 2 होगा, इस पे लेवल 1 होगा। अब लेवल 1 की इस लिमिट के दरमियान खेलना इख्तियार में है उनके। तो ये सेक्शन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था कि अगर कहीं आपको भी लेवल 1, 2, 3 नजर आए लिखा तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। अब यहाँ से कंपनियों की टाइप्स की तरफ बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनियाँ 3 किस्म की हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। क्या फ़र्क है भला तीनों में, क्या फ़र्क है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या थी? हाँ जी, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कहाँ तक? जितना उसका शेयर कैपिटल होता है उसकी लायबिलिटी अपने शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है। गारंटी लिमिटेड में क्या होता है? जितनी गारंटी दी होती है मेंबर्स ने कि अगर कंपनी पे बुरा टाइम आ गया तो मैं 1 लाख रुपए तक देने का पाबंद दूंगा या इस तरह की चीज़। तो जितनी उसने लायबिलिटी अंडरटेक की होती है, जितने का वादा किया होता है, वो वहाँ तक लायबल होता है। तो अनलिमिटेड कंपनी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक बात होता है कि कंपनी की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। कंपनी पे बुरा वक्त आया, कंपनी मर जाएगी, अपने सारे एसेट बेच देगी और लोगों को अदा कर देगी। चलो कंपनी तो बंद हो गई, कंपनी में जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, क्या मेंबर्स को पकड़ा जा सकता है?
जवाब ये है कि डिपेंड करता है कौन सी तरह की कंपनी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, 20 लाख रुपए से चल रही है और मेंबर्स ने 20 लाख रुपए कंपनी को दिया हुआ और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए 20 लाख के, अब अगर कंपनी डूब गई और वो 20 लाख कंपनी में अंदर रखे रखे डूब गया, आप मेंबर से घर जाके पैसे नहीं मांग सकते। लेकिन अगर एक मेंबर ने 1 लाख का उधार किया हुआ था, 1984 से पहले ये रूल होता था कि आप उधार भी कर सकते थे, तो अगर एक मेंबर ने 20 लाख रुपए के शेयर कैपिटल में से 1 लाख का उधार किया और 19 लाख रुपए कंपनी के पास मौजूद है, अब कंपनी पे बुरा टाइम आएगा, कंपनी 19 लाख रुपए अदा करेगी और 1 लाख कौन अदा करेगा? वो मेंबर जिसके पास अनपेड है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली। अगर कोई अमाउंट अनपेड है उसके पास तो वहां तक लायबल है। कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल के लिए लायबल है और वो वाले भाई साहब अनपेड शेयर्स के लिए लायबल है। क्लियर? देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें हमने क्या कहा? मेंबर्स की लायबिलिटी है वहां तक जहां उन्होंने एसेट्स को कंट्रीब्यूट करने का वादा किया है। अगर कंपनी चल रही है और कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी 10 लाख रुपए से चल रही है और कंपनी हो जाती है बंद, तो पहले कंपनी के असासे बेचेंगे और 10 लाख से लोगों के नुकसान पूरे होंगे। नुकसान अभी भी है, तो गारंटी लिमिटेड कंपनी, हर मेंबर ने कहा था मैं 1-1 लाख के लिए लायबल, तो अब जितना मजीद नुकसान है उन मेंबर से 1 लाख रुपए तक की लिमिट तक वो नुकसान लिया जा सकता है। और अगर एक अनलिमिटेड कंपनी बंद हो जाए तो पहले कंपनी बंद होगी, उसके असासे बेचेंगे, अब उसके मेंबर्स लायबल होंगे। कितना लायबल होंगे? अनलिमिटेड कंपनी में कितना लायबल होंगे? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड में जितने भी मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी के हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब वो जब तक नुकसान पूरा नहीं होगा वो बेचारे नुकसान अदा करेंगे। तो लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों की 3 कैटेगरीज बचपन से देखते आ रहे हैं। इसी तरह से जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की एक एडिशनल प्रोविजन, एक सेक्शन जो इसके बारे में कुछ एडिशनल वजाहत बता रहा है, सोचा यहीं डिस्कस कर लें क्योंकि इस बेचारे का दोबारा इतना जिक्र ही नहीं है पूरे लॉ में। हम थ्रू आउट लॉ में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के ऊपर ही ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। तो अचानक से लॉ को ख्याल आया कि इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो। ये सेक्शन 45 है, तरतीब से पढ़ते पढ़ते हमने अचानक से सेक्शन 45 खोल लिया है ताकि हम गारंटी लिमिटेड कंपनी की डिस्कशन को यहीं तमाम कर लें। उन्होंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस कंपनी की खास बात है, इस कंपनी में 2 बातें हमने ध्यान में रखनी होंगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर मतलब ये है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर सारे मेंबर्स होंगे उसमें बराबर। अब अगर आप ऐसा कोई भी रूल पास कर दें जिससे आप अपनी कंपनी को हिस्सों में, आप कहें ये कंपनी है तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन समझे कि मिस्टर गुप्ता 20% के हिस्सेदार है, हालांकि हम शेयर कैपिटल वाले नहीं हैं, और 30% मिस्टर शुक्ला हैं और 50% मिस्टर बजाज हैं, लेकिन हम शेयर कैपिटल नहीं रखते, तो हम कहेंगे मजाक कर रहे हो। ये जो तुमने जुमला बोला है कि 20% का वो मालिक, 30% का वो मालिक, 50% का मालिक, तो ये शेयर कैपिटल ही तो हुआ। तो अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सारे बराबर होते हैं। अब अगर आपने कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविजन, कोई भी अगर आपने इस तरह से करके अपनी कंपनी को हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की तो हम समझेंगे कि आपने कंपनी को हैविंग शेयर कैपिटल बना डाला। एवरी प्रोविजन इन मेमोरेंडम या आर्टिकल or in any resolution declaring to divide undertaking of company into shares or interest shall be treated as a provision for share capital। कोई भी ऐसी प्रोविजन जो मेमोरेंडम या आर्टिकल या किसी रेजोल्यूशन में लिखी जो अंडरटेकिंग यानी कि बिजनेस को डिवाइड कर रही है कुछ हिस्सों में, तो इसको प्रोविजन फॉर शेयर कैपिटल समझा जाएगा। चाहे आपने नॉमिनल अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं या नहीं बताए, लेकिन आपने हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो हम कहेंगे कि आपने कंपनी को हैविंग शेयर कैपिटल बना दिया। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर किसी भी नॉन मेंबर को अपने प्रॉफिट्स में हिस्सा करने का ऑप्शन देंगे तो ये वाली चीज़ वॉइड होगी। यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 2 खास बातें हमने हमेशा याद रखनी है। सारे मेंबर्स बराबर हैं, तो अगर हम किसी भी वक्त कंपनी को कुछ हिस्सों में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो इट शैल बी ट्रीटेड कि वो जुमला शेयर कैपिटल का जुमला है। और दूसरी खास बात क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के प्रॉफिट्स का हिस्सेदार यही लोग हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं है।
तो अगर हमने किसी भी बाहर के बंदे को इनके प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाया तो ये जुमला वॉइड होगा, ये कानून वॉइड होगा, ये रेजोल्यूशन, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। डन। तो ये एक स्पेशल सेक्शन था जिसका हल्का सा तस्करा आया, आपने इसको एक दफा पढ़ के इग्नोर कर देना है। कंपनी चल कैसे रही है? कंपनी चल कैसे रही है? आईकैप कैसे चलता है? सब्सक्रिप्शन के दाम पे। क्या आईकैप का कोई शेयर कैपिटल है? नहीं, फिर भी चलता है। स्पोर्ट्स क्लब कैसे चलते हैं? सब। तो ऐसी कंपनियां जिनके कैपिटल नहीं होते, खासतौर पर गारंटी लिमिटेड या इस तरह से, वो नॉर्मली सब्सक्रिप्शन पे चल रहे होते हैं। नॉर्मली मेंबर्स ने कुछ पैसे तय किए हुए होते हैं। नॉर्मली वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिस एक्टिविटी से उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी को चलने के लिए शेयर कैपिटल ही चाहिए। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आईकैप दे दिया। आईकैप गारंटी लिमिटेड कंपनी नहीं है, बट समझाने का मकसद ये था कि शेयर कैपिटल के बगैर भी इदारे चल सकते हैं। डन। अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? अनलिमिटेड कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा? कोई अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा ही क्यों? कोई भी नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। किसी का दिल नहीं है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में आए। अगर ऐसा करना था तो पार्टनरशिप में क्या बुराई थी? मजबूरन ऐसा करेंगे। गवर्नमेंट कह देगी कि फलाना सेक्टर में आप सिर्फ और सिर्फ तब ऑपरेट कर सकते हैं जब आप एक अनलिमिटेड कंपनी है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़ा मैसिव फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी बलूचिस्तान में सोना एक्सट्रैक्ट कर रही है। अगर वो गड़बड़ करें और एक ट्रक सोने का चोरी करके ले जाएं किसी और मुल्क, हम उन्हें पकड़ेंगे, उन पे केस करेंगे। वो कहेंगे हाँ हमारा शेयर कैपिटल 50 लाख है, हम लायबल हैं, ये लो 50 लाख। उनकी लायबिलिटी होनी कितनी चाहिए जो एक ट्रक सोने का चोरी करके चले जाएं? सिर्फ एक ट्रक में 15-16 अरब से ऊपर का सोना आ सकता है। तो ऐसी कंपनी जो एक्सट्रैक्ट कर रही है गोल्ड, उसको लायबिलिटी क्या रखनी होगी? अनलिमिटेड। तो गवर्नमेंट कह देगी कि जी गोल्ड निकालने की इजाज़त मिलेगी उस कंपनी को जो अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर होगी। तो कोई अपनी खुशी से अनलिमिटेड नहीं बनाता। ये जो यूटिलिटी कंपनीज प्राइवेटली जितनी भी चल रही हैं, इन सबको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अनलिमिटेड कंपनी बनो। क्योंकि यूटिलिटी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर लेस्को की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लेस्को की किसी एक गलती से शायद एक दिन में कई 100 अरब का नुकसान सिर्फ लाहौर को हो सकता है। एक हाई वोल्टेज, एक ज़रूरत से 4 गुना बड़ा हाई वोल्टेज, एंड कितने सारे एसी, कितने सारे टीवी, कितने सारी डिवाइसेस, कितने सारे ट्रांसफार्मर, और पता नहीं क्या क्या तबाह हो जाएगा। और उसके बाद उनके पास जाएंगे, वो शर्मिंदा होकर कहेंगे हाँ जी हमारा 20 लाख शेयर कैपिटल था, हेलो फड़ो 20 लाख। तो अनलिमिटेड कंपनी को खुशी से नहीं बनाता, मजबूरन बनाते हैं। पिछले दिनों नहीं, कुछ ईयर्स पहले गोल्ड माइन इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। गवर्नमेंट ने इसको देखा, समझा, और गवर्नमेंट को लगा ये फ्रॉड के लिए बने। इन्होंने साबित कर दिया नहीं जी हम फ्रॉड के लिए नहीं बने, हमारा तो बिजनेस मॉडल ही यही है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, सही है, फिर एक काम करें, आपको ख़तरा नहीं है ना, अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, क्योंकि हमें ख़तरा है, आप हमारे लोगों के पैसे ना लेके भाग जाएं। तो जब अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर थोड़ा सा ज़्यादतियात से देखते हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी अपनी खुशी से कोई नहीं बनाता। पूरे पाकिस्तान में आपको गिनती की 2-3 एग्जांपल्स मिलती हैं, उसके अलावा मिलती नहीं है। डन। कंपनियों की जब किस्म पढ़ रहे हैं तो फिर बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी देख लें। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनियां 3 कैटेगरीज में, बाय पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपनियां 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की बहुत ही मजाकिया सी डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज़ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। यानी कि प्राइवेट समझेंगे तो फिर समझ आएगा। पब्लिक कंपनी वो है जिसमें कोई भी कभी भी एंटर हो सकता है। ये लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर भी हो सकती है, अदर देन स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्ट्रेशन। तो फिर ये प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी एक बड़ी फंसी हुई सी कंपनी है, बड़ी महदूद सी, बड़ी सिमटी हुई सी कंपनी है। अगर एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में, अपने जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसमें 3 शर्तें डाल ले। शर्त नंबर 1, ये कंपनी 50 से ज़्यादा मेंबर्स पे नहीं जाएगी। शर्त नंबर 2, इस कंपनी के मेंबर्स शेयर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। शर्त नंबर 3, ये कंपनी जनरल पब्लिक को बुलाएगी नहीं कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो।
तो अगर एक कंपनी में ये 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हो तो वो बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। क्यों लगाएगा कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर? क्यों करेगा ऐसा कोई? क्या रीज़न जहन में आती है? किसी और को एंटर ना करना चाहे। 4 दोस्तों ने मिलके कंपनी बनाई है, वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। मियाँ बीवी और साले ने मिलके कंपनी बनाई है, प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। तो जब भी एक फैमिली बिजनेस होता है, दोस्तों का बिजनेस होता है, वो नहीं चाहते कि इसमें बाहर के लोग आएँ। भाई 7 दोस्तों ने मिलजुल के एक दूसरे से वचन लिया कि हम ये कंपनी बनाएंगे और आखिरी सांस तक इस कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ अर्से बाद कंपनी चलना शुरू हुई, अच्छा चलना शुरू हो गई। एक सेठ आया, उसने 4 दोस्तों से कहा एक काम करो, मेरे से पैसे पकड़ो, अपने शेयर्स मुझे दो। उनको लालच सूझा, शेयर दिए और निकल लिए। अब अगले दिन वो जो बाकी 7 में से जो बकाया 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आए, तो पता लगा कि सामने एक सेठ साहब जो है वो पाँव मेज़ पे रख के बैठे हुए हैं। उनसे पूछा जी आप कौन? उसने कहा जी मैं मालिक होता हूँ। उनका आप कहाँ से मालिक हो गए? हम 7 दोस्तों ने मिलकर बनाई है कंपनी। उन्होंने कहा कौन से 7 दोस्त? 400 तो मैंने ख़रीद ली है कंपनी। तो इनको बड़ा दुख होगा कि वो जो उस दिन वचन लिया था आपस में, उस वचन का क्या बना। तो वो वचन आपस में मत लें, लॉ के साथ वचन ले लें, अपने आर्टिकल्स में लिख छोड़ें कि भाई हम कंपनी ही वो बना रहे हैं जो 50 से ऊपर नहीं जाएगी, जिसके मेंबर्स अपने शेयर आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, और जिसमें हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। ये 3 रिस्ट्रिक्शन जिस कंपनी में आपने लगा दी वो बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। इसमें ये याद रहे कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स ने मिलकर अगर शेयर खरीदा हुआ है तो वो कलेक्टिवली एक मेंबर काउंट होंगे। तो एक ऐसी कंपनी जो 50 से ऊपर ना जा सके, सिलेक्टेड लोगों में रहे, जिसके मेंबर्स बगैर बाकियों से पूछे अपने शेयर बेच ना सकें और जो आम जनता को बुला ना सके, इस कंपनी को हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। डन। तो प्राइवेट कंपनी जो नहीं होती वो क्या होती है? पब्लिक कंपनी। इसका मतलब इन 3 में से एक भी शर्त अगर टूट गई तो आप बन जाएंगे पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें तीनों की तीनों शर्तें मौजूद हो। फिर प्राइवेट कंपनी की एक सुपरलेटिव फॉर्म होती है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। एक कंपनी के 100% शेयर्स अकेले एक बंदे के पास होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप हो सिंगल मेंबर कंपनी, अकेले बंदे की कंपनी। यहाँ तक हम लोगों ने जितनी डिस्कशन की है कंपनी की बेसिक और कंपनी की मोटी मोटी टाइप्स के हवाले से, कोई सवाल, कोई परेशानी? सर ये लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्या? लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्या है? देखें, एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी वो है जो कि खुल के, जिसमें जो मर्जी आ सकता है, जो मर्जी जा सकता है, कोई कैद नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी स्टॉक की ज़रूरत पड़े, आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े, तो आप जनरल पब्लिक को जाके इन्वाइट करें और पूरा पाकिस्तान टूटा पड़ा हो, तो ऑब्वियसली फिर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हुई कंपनी में सब लोगों को ये हौसला होता है कि इसकी एक मार्केट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे आके कहते हैं सर मेरी एक पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड, आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लें, जब दिल करे आप बेच दीजिएगा। तो मुझे डर ये है कि मैं ख़रीद तो लूँगा, बेचूँगा कैसे? कौन लेगा मेरे से? लेकिन अगर आपकी एक लिस्टेड कंपनी है तो मैं बड़ा बेधड़क होकर ले लूँगा। क्यों? मार्केट अवेलेबल है, मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज पे, जाके आवाज़ लगाऊंगा, 100 लोग होंगे उसके ख़रीदार। तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिसने अपने आप को रजिस्टर करा लिया स्टॉक एक्सचेंज पे, और अब स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी के शेयर्स खरीदने में लोग इंटरेस्टेड है। सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है? सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है। ये पब्लिक कंपनी की आगे से 2 कैटेगरीज हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड, जब पब्लिक कंपनी बनती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनलिस्टेड होती है। लिस्टेड एक एडिशनल किस्म का मॉड है जिसमें आप चाहें तो आप अपने आप को एनरोल करवा लें स्टॉक एक्सचेंज के पास, और देन आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हो। डन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी जी, थोड़ा सा हटके है सर। जब ये सीएमटी के बाद फर्म्स वगैरह ढूंढते जी जी, तो किसी भी अगर फर्म का रिव्यू या किसी सीनियर से पूछते थे, ये बड़ा सुनने को मिलता था कि उस फर्म के लिस्टेड क्लाइंट्स बहुत है। हाँ, तो ये अब लिस्टेड, मतलब एक फर्म के बारे में जो है ना, जब भी कोई तारीफ़ करना चाहता है कि अच्छी फर्म है, तो लोग कहते हैं जी इसके लिस्टेड क्लाइंट्स बहुत हैं। असल में लिस्टेड का मतलब साफ ये है कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जो ज़रा बड़े लेवल पे है।
लिस्टेड का मतलब क्या होगा कि पाकिस्तान भर में उसका इन्वेस्टर बैठा होगा। लिस्टेड का मतलब ये होगा कि बहुत रेगुलेटेड होगी, SECP के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम होगा। लिस्टेड का मतलब ये है कि एक बड़े साइज़ की कंपनी होगी और उसके बड़े सारे प्रोसेसेस होंगे। तो अगर एक फर्म के पास लिस्टेड क्लाइंट ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि उसके ट्रेनीज़ जाके बड़े लेवल के बिजनेसेस को सीखते हैं। जो अनलिस्टेड क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर उनके बारे में गुमान होता है कि छोटे मोटे बिजनेस होंगे, देसी तरीके से चल रहे होंगे। लिस्टेड ज़रा शशके मशके ज़्यादा होंगे, सिस्टम ज़्यादा होंगे, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली लिस्टेड। क्लियर? कंपनियों की डिफरेंट टाइप्स हमने देखी। फिर एक बड़ा मशहूर डिस्कशन शुरू हो जाती है होल्डिंग सब्सिडरी की। ये होल्डिंग सब्सिडरी इज़ नॉट दैट स्टेटस जो आप पहले दिन बताएं रजिस्टर होते हुए कि मैं होल्डिंग हूँ। आप रजिस्टर होते हुए ये बता सकते हैं कि मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, आप रजिस्टर होते हुए ये बता सकते हैं कि मैं पब्लिक कंपनी हूँ, लेकिन रजिस्टर होते हुए आप ये नहीं बताते कि मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं सब्सिडरी कंपनी हूँ। ये होल्डिंग या सब्सिडरी क्या चीज़ होती है? जिसके पास 50% ज़्यादा शेयर होते हैं। 50% ज़्यादा। इसका मतलब ये एक स्टेटस है, ये काइंड नहीं है, कंपनी की किस्म नहीं है। कोई भी कंपनी कभी भी अचानक से एकदम से होल्डिंग बन सकती है, कोई भी कंपनी कभी भी अचानक से सब्सिडरी बन सकती है। 3 शर्तें हैं। अगर एक H कंपनी यानी कि एक होल्डिंग कंपनी ने एक S कंपनी यानी सब्सिडरी, अगर एक कंपनी ने दूसरी को अपनी सब्सिडरी बनाना है तो 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मोर देन 50% वोटिंग पावर वाले शेयर्स खरीद ले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक कंपनी अगर दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले तो वो दूसरी कंपनी उसकी नौकर बन जाती है, उसके अंडर आ जाती है, उसकी महकूम हो जाती है। तो जिस तरह से इंसानों में रिश्तेदार होते हैं, वालदैन और औलाद होती है, इसी तरह से कंपनियों में ये होल्डिंग सब्सिडरी वालदैन औलाद वाला स्ट्रक्चर है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपने मातहत लेके आना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, तो तरीका नंबर 1 कि वो कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है 25%। जी? मोर देन 50। दूसरा ऑप्शन, मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए आपके पास। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए। ये कैसे होता है? ज़रूरी नहीं कि हमेशा शेयर होल्डिंग की वजह से हो, कई दफ़ा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह का बन जाता है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया बहुत बड़ा, कंपनी का शेयर कैपिटल था 50 लाख, लोन मांग रही थी 1 करोड़। तो हमारी कंपनी ने उसको लोन दिया और हमने एक शर्त रखी कि भाई चूँकि ये हमारा बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व है और आपकी कंपनी का अपना पेडअप कैपिटल आधा है और हमसे जो लोन ले रहे हो वो दुगना है, 50 लाख की आप कंपनी और मेरे से 1 करोड़ का लोन ले रहे हो, तो हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपके 6 में से 4 डायरेक्टर हमारे होंगे। हमने लोन दिया है तो उस लोन की वजह से वी हैव एन अथॉरिटी कि हम आपके 6 में से 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार रखते हैं। तो फॉर एनी रीज़न एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ गई, तो पहली बन गई होल्डिंग और दूसरी बन गई सब्सिडरी। ये शर्त नंबर 2 है। तरीका नंबर 2, एक ऑप्शन ये थी ऊपर वाली, दूसरी ये, तीसरी और बड़ी मज़े की ऑप्शन है। एक कंपनी है जिसकी सब्सिडरी एक और कंपनी है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस एस कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना लूं, लेकिन कमबख्त एक एच था जो उसकी ऑलरेडी होल्डिंग था। तो मेरे पास एक इनडायरेक्ट तरीका ये है कि मैं इस एच को अपनी सब्सिडरी बना लूं, मैं बड़ा वाला एच बन जाऊं, ये मेरी सब्सिडरी बन जाए और वो इसकी सब सब्सिडरी बन जाए, तो ये कंपनी ऑटोमेटिकली मेरी भी सब्सिडरी बन जाएगी। यानी कि मेरी सब्सिडरी की जो सब्सिडरीज हैं वो भी मेरी सब्सिडरी कहलाएंगी। तो हर होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी अगर बनाना चाहती है
तो उसके पास 3 तरीके हैं, या तो आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें, या आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर लें, या किसी ऐसे को अपनी सब्सिडरी बना दें जिसकी आगे से वो दूसरी वाली कंपनी सब्सिडरी है। तो दिस इज़ द वे जिससे आप कर सकते हैं। आपकी सब्सिडरी आपकी लेयर कहलाती है, आपकी सब्सिडरी के नीचे लेयर कहलाती है। कई दफ़ा क्या होता है, कंपनी ऊपर है और नीचे 4 लेयर्स तक सब्सिडरीज हैं, ये लेयर्स कहलाती हैं। तो जब मैंने ये इनडायरेक्टली लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लेयर्स के थ्रू भी मिलके अगर शेयर्स खरीद रहे हैं तो भी आप दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना सकते हैं, अगर आप अपनी लेयर्स के थ्रू भी कर रहे हैं। ये बात समझ आई? एक कंपनी की एक वक्त में कितनी ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं वो लॉ डिफाइन करेगा कि जी इतने से ज़्यादा आपकी लेयर्स नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्या ये सारी बात समझ आ रही है? इंग्लिश में इसको देखते हैं। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, होल्डिंग मीन्स अ कंपनी जो कि या तो कंट्रोल करती हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और exercises or control more than 50% of its voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiary company, या आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर खरीद रखी हो, या खुद ली हुई हो, या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स लेयर्स, अपनी लेयर्स के साथ मिलके खरीदे हुए हो। रिमूव करने की पावर कैसे है? यानी कि आपका बोर्ड में इतनी मुदाखलत हो, इतना अमल दमल हो कि आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट और डायरेक्टर को निकालने का इख्तियार आपके पास हो। कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हो कि जी आपके 6 में से 4 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिमूवल हमारे इख्तियार में। तो जब भी एक कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरी कंपनी पे इतना इख्तियार मिल जाए, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो बन जाएगी सब्सिडरी, और जो पहली कंपनी है वो होल्डिंग बन जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? A company shall be deemed to be subsidiary company of holding company even if the above control is of another subsidiary company of the holding company। पेचीदा अल्फाज में बताया, वो कहना ही चाह रहे हैं कि अगर होल्डिंग की जो होल्डिंग है वो आपकी होल्डिंग कहलाएगी, और सब्सिडरी की जो सब्सिडरी है वो आपकी सब्सिडरी कहलाएगी। फिर उन्होंने कहा कि उन कंपनियों की उतनी लेयर्स नहीं होंगी जितनी बता दी जाएंगी। कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि कुछ कंपनियों की अगर हम एक ख़ास नंबर ऑफ़ लेयर्स बताएंगे तो फिर उससे ज़्यादा उनकी लेयर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का। इसमें लॉ में बड़ी मजाकिया सी डेफिनेशन भी है होल्डिंग कंपनी की। वो कहते हैं कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है। कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो दूसरी कंपनी इस पहली वाली कंपनी की सब्सिडरी ना हो। फिर सब्सिडरी को एक्सप्लेन किया इन अल्फाज में। तो क्या ये क्लियर है? आपने नोट किया होगा कि हर सेक्शन के राइट पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि 2 का सबसेक्शन 68 है जिसमें डेफिनेशन दी हुई है। आप इसे पीछे देखें तो ये डेफिनेशन के रेफरेंस दिए हुए हैं, सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है। ये इसलिए ताकि आप यहाँ से मैप बनाएं और उसके बाद जब अपने बेयर लॉ पे जाएं तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर लें कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये चीज़ें हमें आती हैं। घबराए तो नहीं बैठे? बीच में आपको जब लगे आप ब्रेक करना चाहें आपने बता देना है, मैं तो नॉन स्टॉप चल ही रहूँगा। ठीक, अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। अब हमने कंपनियों की चंद कैटेगरीज देख ली, कंपनियों की चंद किस्में देख ली। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कंपनी लॉ में जो चीज़ों को लेके चल रही हैं? कंपनी लॉ में जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं और उनके क्या क्या किरदार हैं? 3 तरह की अथॉरिटीज़ नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं, SECP, रजिस्ट्रार और कोर्ट। SECP, रजिस्ट्रार और कोर्ट। हम इन 3 के बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे कि SECP क्या है, रजिस्ट्रार क्या है और कोर्ट क्या है। SECP के बारे में एक सेक्शन जो कि थोड़ी सी वजाहत करता है, इंतहाई खूबसूरत सा सेक्शन है। वो कहते हैं SECP के पास वो पावर्स और फंक्शन हैं जो इस एक्ट ने दिए और वो पावर्स हैं जो SECP एक्ट ने दिए। यानी SECP बेसिकली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके पास क्या इख्तियार है
कंपनी लॉ ने भी इसको पावर दी है और SECP का जो अपना एक्ट है उसने भी इसे पावर दी है। जनरली आपको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है, पाकिस्तान भर में जोनल ऑफिसेज हैं, पाकिस्तान में कानून साजी, कंपनियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना, कंपनियों के मैटर्स को देखना, कंपनियों के लिए रेगुलेशंस बनाना, कंपनियों को गाइड करना, कंपनियों को असेस करना, कंपनियों से रिलेटेड उनकी यूँ समझें हमारी वो अथॉरिटी जैसे FBI टैक्स के ऊपर है, इस तरह से SECP लॉ के ऊपर है, कंपनी लॉ के ऊपर। फिर इधर एक एडिशनल पावर उन्होंने दी है रेफरेंस टू द कोर्ट। SECP के पास ये पावर है कि वो मैटर को कोर्ट में ले जा सकती है। अब अगर गौर से देखें तो सेक्शन 7, 8 और 54 उनको कंबाइन करके लिखा हुआ है। अब ये करता है बेयर लॉ। बेयर लॉ में चीज़ें इतनी जगह बिखरी हुई होती हैं तो फिर उनको समेट के मैंने कोशिश ये की है कि इस किताब में जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सारी आपस में कनेक्ट हो रही हो। तो ये किताब अपने अंदर कोशिश कर रही है कि आप लोगों को एक मैप दे दे ताकि आप कौन कौन से सेक्शन को किसके साथ जोड़ के पढ़ना है आपको पता लग जाए। तो रेफरेंस टू द कोर्ट, SECP या रेलेवेंट मिनिस्टर चाहे तो कोर्ट को रेफर कर सकता है किसी भी मैटर ऑफ क्वेश्चन, किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी चीज़ के ऊपर। यानी SECP के पास एक एडिशनल पावर ये है कि अगर किसी जगह उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कोर्ट में एक रेफरेंस दायर कर सकता है। हमने सुना होगा जी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। तो रेफरेंस दायर करने का मतलब जब एक अथॉरिटी अदालत को कहती है कि ज़रा आप बीच में इन हो, आप बताएं इसमें क्या होना चाहिए। तो SECP के पास अपनी पावर्स तो थी ही थी, लॉ ने ये भी उसे कह दिया है कि वो चाहे SECP या रेलेवेंट मिनिस्टर इनमें से जो भी चाहे वो अदालत को रेफर कर सकता है किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कि जी ये चीज़ बताएं कैसे होगी, इस चीज़ पे आप जो ओपिनियन दे देंगे वो हमारे लिए फुल एंड फाइनल होगा। तो ये SECP से रिलेटेड। रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार की बचपन से आप एक शरारती सी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। रजिस्ट्रार मीन रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फिर सांस लिया इन्होंने, फिर उनका ओके और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय SECP परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट। इन 6 के अलावा भी अगर कोई शख्स SECP ने उसको कह दिया कि जा आज से तू भी रजिस्ट्रार है तो वो भी रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार मतलब हर किस्म का रजिस्ट्रार। जब लॉ में लिखा होगा ना ये मामला रजिस्ट्रार के पास लेके जाओ तो फिर आप ये पूछेंगे नहीं सर किस रजिस्ट्रार का जिक्र हो रहा है। रजिस्ट्रार मतलब कोई भी रजिस्ट्रार, हर वो शख्स जो कि इस पोजीशन पे है इनमें से किसी भी नाम से। तो आपके एरिया में जो भी शख्स रजिस्ट्रार के काम कर रहा होगा वो आपके लिए रजिस्ट्रार होगा। रजिस्ट्रार की 2 स्पेशल पावर्स के 2 स्पेशल सेक्शंस है जो हम यहीं पे देख लेंगे। एक सेक्शन 254 है जो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन है। अगर रजिस्ट्रार को ज़रूरी लगेगा कि किसी भी कंपनी में कोई चीज़ पूछी जाने वाली है, किसी भी कंपनी में कोई चीज़ जो है वो काबिल एतराज़ है, किसी भी कंपनी में कोई चीज़ पूछना है, उनसे कंफर्म करना है, उनसे क्लैरिटी लेनी है, तो रजिस्ट्रार हैज़ द पावर कि वो इंफॉर्मेशन मांग सके और उस इंफॉर्मेशन पे कंपनी वाजिब है कि कंपनी वो इंफॉर्मेशन दे। रजिस्ट्रार अगर कभी भी किसी भी कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो कंपनी पे वाजिब है वो इंफॉर्मेशन उसको जमा कराए। वो किसी मौजूदा इंसान से भी मांग सकती है और कोई ऐसा शख्स जिसको कंपनी छोड़े 6 साल से कम अरसा हुआ उससे भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अगर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सही से ना जमा हो या अनसेटिस्फैक्ट्री हो तो ये SECP को शिकायत भी कर सकता है रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास एक एडिशनल पावर ये है कि कभी भी किसी भी कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे तो मांग सकता है और कंपनी पाबंद होगी, मजबूर होगी इसको इंफॉर्मेशन देने की। डन। एडिशनल एक और पावर क्या है, रजिस्ट्रार या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है। अगर इनको शक हो कि कंपनी के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है विच शुड बी सीज्ड, जिसको छुपा देना चाहिए, जिसको ख़त्म कर देना चाहिए, जिसको गायब कर देना चाहिए, जिसको रोक लेना चाहिए, उन्हें लग रहा है कि इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कल को नुकसान हो सकता है, मसलो मसाइल हो सकते हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन को रोक सकते हैं, सीज कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रार या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर दे हैव ग्राउंड टू बिलीव
कि कुछ चीज़ों में बाद में चेंज हो जाएगा, उन्हें लग रहा है कंपनी इसको छेड़छाड़ कर देगी, इसमें गड़बड़ कर देगी, रिकॉर्ड अल्टर कर देगी, तो SCCP की परमिशन लेने के बाद विदाउट वारंट प्लेस में एंटर हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और वो चीज़ें उठा के अपने कब्जे में कर सकते हैं। किसी ऑथराइज ऑफिसर को भी जो कि कम से कम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, उसको वो ऑथराइज कर सकते हैं कि जाओ और तुम ये चीज़ लेके आओ। रजिस्ट्रार जितना जल्दी पॉसिबल होगा ये चीज़ें वापस करेगा, लेकिन 30 दिन तक उसके पास गुंजाइश है। 30 दिन से ज़्यादा नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर आपने चीज़ें वापस करनी है। अगर SCCP को आप बताएं कि जी इसमें मसलों मसाइल ज़्यादा हैं और कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दे SCCP, तो ये 30 दिन का टाइम फर्दर 30 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है, अगर उन्हें लगे कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। रजिस्ट्रार इस दौरान उसमें से कोई कॉपी निकालना चाहे, कोई एक्सट्रैक्ट लेना चाहे, कोई मार्क्स लगाना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। वो सर्च वारंट भी लेके दाखिल हो सकता है मजिस्ट्रेट से, अगर उसे लग रहा होगा कि जी मैं जब जाऊंगा तो कंपनी वाले मुझे तंग करेंगे, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेने देंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट के रजिस्ट्रार जो है वो चीज़ों को सीज कर सकता है, वो फर्दर रिटेन करना चाहे, फ्रीज करना चाहे। अगर उन्हें लगे कि इसमें कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कोई क्रिमिनल सोर्सेस से आया हुआ पैसा है, कोई एसेट्स हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, तो वो उसको रोक सकते हैं और इसको फर्दर किसी और कानून के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रार के पास 2 इजाफी पावर्स ये वाली है। डन, रजिस्ट्रार की बात समझ आई। आगे डिस्कशन है कोड की, लेकिन मैं कोड की डिस्कशन को थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे जाता हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ही आवाज़ार हो जाएं। मैं डायरेक्ट इससे आगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जिक्र कर दूँ, या सुनना है कोड? पता नहीं आप लोग आज पहले दिन कहीं मेरी बातों से आवाज़ार होके और फिर ये ना सोचें कि ये तो बहुत ही जज्बाती हो गए। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है या कोड पढ़ना है, या दोनों पढ़ना है? हाँ जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, ये क्या चीज़ होती है? ऐसा इदारा जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आप जब एक इस तरह का इदारा बनाते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो फिर आप कंपनी लॉ में नहीं लेके आते उसे, आप उसे ले जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 में, उसे ले जाते हैं किसी सोशल वेलफेयर के कानून में, उसको किसी और जगह ले आते हैं। जब आप उधर लेके जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि वो लॉ बहुत रेगुलेटेड नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, और ऊपर से आपकी कंपनी पे भरोसा ही नहीं करते लोग। आप लोगों से जाके कहते हैं जी हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, हमें डोनेशंस चाहिए। वो कहते हैं कि जी कहाँ रजिस्टर्ड है आप? हम कहते हैं जी हमने अपने आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, हमारा अपना एक कानून है। तो वो कहते हैं जी हम आप पे कैसे भरोसा करें? हम उस पर भरोसा करें जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ हो, हम उस पर भरोसा करें जो SCCP के पास रजिस्टर हुआ हो। तो फिर होता ये है कि कई दफ़ा इन इदारों को ये परेशानी होती है कि इन्होंने अपने आप को अगर बड़ा दिखाना है तो इनको SCCP के पास रजिस्टर होना पड़ता है। जब SCCP के पास आते हैं तो SCCP कहता है आप लोग रेगुलर कंपनी की तरह रजिस्टर नहीं होंगे, आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा कहलाएंगे। आपको मैं एक अलग लाइसेंस दूंगा और आप उस लाइसेंस के मुताबिक चलेंगे। तो अब अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएं और वो उसे रजिस्टर कंपनी लॉ में कराना चाहते हैं, तो कंपनी लॉ का एक मशहूर सेक्शन है सेक्शन 42 जो इसको डील करता है। ये कहलाती हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां। चंद मशहूर सेक्शंस में से एक सेक्शन है ये। तो सेक्शन 42 वाली कंपनी बनाने के लिए आपको 4 शर्तें माननी पड़ती हैं। शुक्र है ये कैफ नहीं है कि आपको रट्टा मारना हो, आपने सिर्फ समझना है और चीज़ों को एक दफ़ा देखना है। 4 शर्तें पूरी कर दें, SCCP आपको लाइसेंस दे देगा। क्या है वो 4 शर्तें? सबसे पहले आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रजिस्टर होंगे, कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, हेल्थ, साइंस, फलाना फलाना, और जब थक गए तो कह दिया एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। कैफ में बड़ा गुस्सा चढ़ता था, ये लिस्ट देख के याद करनी पड़ती थी। अब याद नहीं करनी, अब समझना है। ये फ़ायदा है, सिलेबस बड़ा है लेकिन समझना ज़रूरी है। तो इनमें से कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आप अपने प्रॉफिट्स, अगर कोई आ गए खुदा ना खास्ता, तो अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे। तीसरा, आपके अगर कोई प्रॉफिट या आपके कोई बेनिफिट्स हैं तो आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, और ये कंपनी पाकिस्तान की बका, सलामती, सिक्योरिटी, फलाना फलाना फलाना, इसके लिए काम कर रही होगी। डन।
तो ये 4 शर्तें अगर पूरी हो गई तो आप क्या बन जाएंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। आप अप्लाई करेंगे SECP को, SECP आपको दे देगा एक अदद लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद आपको सारी प्रिविलेजेस मिलना शुरू हो जाएंगी जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को मिला करती हैं। आप डोनेशंस भी ले सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक एडिशनल एड ऑन जो लॉ ने दिया है वो बड़ा मज़ेदार है। ये कंपनी को इजाज़त होगी कि ये अपने नाम के एंड पे जो लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, इस तरह के अल्फाज हैं ना, ये हटा दे बेशक। ये कौन सी खास बात है? ये नाम हटाने से क्या फ़ायदा होगा? कंपनी के एंड पे अगर लिमिटेड लिखा था और आप नहीं लिखते तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पता लग जाएगा कि कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी है और आपने हॉस्पिटल जाना है, अपनी पट्टी करवानी है। सामने 2 हॉस्पिटल हैं, एक का नाम है शकील हॉस्पिटल और एक का नाम है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ जाएंगे? शकील हॉस्पिटल। क्यों? मैं तो नहीं बताया इनमें से महंगा वाला कौन सा है, लेकिन आपने प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड सुनते साथ ही आपके ध्यान में ना कुछ कमर्शियल सी फील आई। तो ये जो लिमिटेड और इस तरह के अल्फाज है ना, ये कंपनी जैसी फील देते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे की फील नहीं देते। तो इस इदारे को ये बेनिफिट है कि ये चाहे तो नाम के एंड से ये वाले वर्ड्स अगर हटाना चाहे तो हटा दे। जरूरी है कि उसकी मर्जी है? उसकी मर्जी है, ये उसको बेनिफिट मिला हुआ है और ऑब्वियसली वो उस बेनिफिट को ज़रूर अवेल करते हैं। चूँकि कंपनियों की पहचान होती है उनके एंड पे लिखे हुए वर्ड से, लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, इस तरह का लिमिटेड। तो ये लिमिटेड हटा देते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि ये कंपनी नहीं है और जो कमर्शियल फेस है वो नहीं आता। ये फलाही काम करने की ज़रूरत ही क्या है? जब प्रॉफिट नहीं कमाना होता तो ऐसे इदारे क्यों बनाए? जब प्रॉफिट नहीं कमाना तो फिर क्यों इदारे बनाए? क्योंकि फलाह बहबूद एक नीड है, सवाब कमाना एक नीड है। लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, मरें तो कुछ उनके पास ऐसा सदका जारी हो जिससे उनको जो है वो सुकून मिले। जिएँ तो सर उठा के जिएँ। तो होते कुछ जज्बाती लोग होते हैं। ICAP भी इसी सेक्शन में आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जो कि कॉमर्स को प्रमोट कर रहा है, यानी ICAP इस सेक्शन के अंडर नहीं आता, लेकिन ICAP इस तरह का इदारा है। जो प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस होता है, अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाते हैं, किताबों पे लगा देते हैं, जगह जगह जाके बताते हैं कि ICAP बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। वो उधर से बता के फारिग होके आते हैं, उधर से पीछे बच्चों की एक लाइन चली हुई आ रही होती है कि हम भी ICAP में जाएंगे, हम भी ICAP में जाएंगे। तो अपनी तरफ से पैसे लौटा के आते हैं, उधर से मज़ीद पैसे आ जाते हैं। अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे नहीं सकते। भाई आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ 1.7 बिलियन का, एक काम करो मेंबर्स में बांट दो। हर मेंबर के से आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा, मेंबर में भी नहीं बांटता। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, यानी ICAP कॉमर्स की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है, अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे खर्चा करता है, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देता और पाकिस्तान की बका और सलामती के अगेंस्ट नहीं आता। तो टेक्निकली ICAP ये रूल्स फॉलो करता है, लेकिन ICAP कंपनी लॉ में नहीं है। ICAP ऑटोनोमस बॉडी है, ICAP का अपना कानून है, ICAP का अपना ऑर्डिनेंस है 1961 का, ICAP उसको फॉलो करता है। किस लॉ के तहत सर ये रजिस्टर है? किसी के ICAP अपने कानून के अंदर, ICAP की अपनी एनेक्टमेंट है। ICAP के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था उसको मारज़ वजूद में लाने के लिए। जैसे SECP है ना, SECP एक्ट 1997 के तहत चल रहा है। यानी कुछ बॉडीज़ हैं जिनके लिए एक कानून लेके आया जाता है, फिर उस कानून के तहत उस बॉडी का क्या होता है। तो ICAP अपने कानून को फॉलो करता है, ICAP के अपने बायलॉज होते हैं। तो ICAP कंपनी लॉ और इन इदारों के अंडर नहीं आता। लेकिन भाई को समझाने के लिए कि ICAP भी इसी तरह से है, तो ICAP तकरीबन इस तरह का है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। डन। अब इनका लाइसेंस है, लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है। क्यों रिवोक होगा लाइसेंस? उनको पता चल जाए कि ये वेलफेयर के लिए काम नहीं अगर पता लग जाए वेलफेयर के लिए काम नहीं करे, पता लग जाए पाकिस्तान के लिए काम नहीं करे, पता लग जाए डिविडेंड दे दिया, पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट्स ख़राब कर दिए, पता लग जाए कि कंपनी लॉ को वायलेट कर दिया, लाइसेंस की शर्त को वायलेट कर दिया, और क्या क्या बातें हो सकती हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चलाने वाले बेईमान हैं, इरादा बेईमानी का है, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रहे, रजिस्ट्रार को अकाउंट्स नहीं जमा करा रहे, फलाना चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो एक लिस्ट ऑफ कंडीशन है कि जिसकी वजह से इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। बट अब मुझे बड़ी खुशी होती है, पुराने ज़माने में ये बताता था तो दुख होता था क्योंकि बच्चों को याद करना पड़ता था। ओपन बुक के बाद अब आपको याद नहीं करना,
कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए हमारी रफ्तार थोड़ी तेज़ है। इस पे आपने नहीं घबराना कि इतना सारा कुछ, क्योंकि आपने याद नहीं करना, आपने लॉजिकली समझना है। तो कंपनी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद टर्म्स और कंडीशन ऑफ लाइसेंस, इस सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट तोड़ दी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ गए, 2 लगातार ईयर से आपने रजिस्ट्रार के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरवर्ड नहीं की, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप आए हुए हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से नीचे चले गए हैं, कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए बनी है, ये वो लोग मैनेज कर रहे हैं जो कि गलत लोग हैं, ये वो लोग मैनेज कर रहे हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में हैं, ये वो लोग चला रहे हैं जिनको लॉ फॉलो करना नहीं आता, ये कंपनी पिछले 1 साल से चल नहीं रही, या इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल दैट लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड, या SECP को मुनासिब लगता है कि लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए। तो ये वो शर्तें हैं जो कब आपने याद नहीं करनी, बस एक नज़र देख लेनी है कि हाँ ठीक है, पता हो कि पेपर ये इस सेक्शन में लिखी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ आ जाएंगे। अब अगर लाइसेंस रिवोक हो गया फिर क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो सबसे पहले तो इनको कह देंगे 1 मिनट रुक जाओ, डोनेशन लेना बंद। नंबर 2, लिमिटेड लगा दो नाम के साथ। नंबर 3, अपने सारे असासे उठाओ और अपने जैसे किसी और बिजनेस को, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को दे दो। आपने बीच में लाइसेंस तोड़ दिया, तो लाइसेंस तोड़ने की सज़ा ये है कि अब आपको ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा। और हो सकता है आपने सोचा हो कि भाई वैसे तो प्रॉफिट मिल नहीं रहा, एक काम करते हैं लाइसेंस तोड़ते हैं, कंपनी बंद कर देंगे, फिर बांट लेंगे। कंपनी ये जब इदारा बना तो नेक नियति से बना, लोगों ने सवाब के लिए बनाया, और जब इनको करोड़ों की डोनेशंस आना शुरू हो गई तो नीयतें ख़राब होना शुरू हो गई। अब मेंबर्स को बुरा लग रहा है कि हम डिविडेंड क्यों नहीं निकाल सकते, वो कोशिश करेंगे इसमें एम्प्लॉय बन के घुसे, उस पर भी पाबंदी है। अपने रिश्तेदारों को बीच में घुसाएं, उसके ऊपर भी पाबंदी है। तो आखिरी हल ये निकालेंगे यार बंद करो इदारा और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंड्स। तो इसको बंद करके भी जो ओनर हैं वो अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकता है, और लाइसेंस अगर ख़त्म हो गया तो आपको ये इदारा बंद करना होगा। ये इदारा इस जैसे किसी ऑब्जेक्ट वाले इदारे को शिफ्ट करना होगा। अगर सेम लाइसेंस मिल जाए तो कमाल बात है, और अगर डिफरेंट तरह का लाइसेंस है तो भी आप अपने एसेट्स उनको ट्रांसफ़र कर दें। तो सबसे पहले आप अपने एसेट्स उठा के ट्रांसफ़र कर देंगे, जितने भी नेट एसेट्स, आप एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे, डोनेशन लेना बंद कर देंगे, सारे नेट एसेट्स उठाएंगे और प्रेफरेबली सेम सेक्शन 42 के लाइसेंस वालों को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर आप रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हाँ जी हमने ये वाला काम कर लिया है। रजिस्ट्रार आपकी बात सुनेगा, अपने पास रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आप, अगर आपके कुछ ना कुछ एसेट्स अभी भी बकाए हैं तो आप वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू कर देंगे, और अगर आपके सारे एसेट साफ़ हो गए और ज़ीरो आपके पास पड़ा हुआ है तो आप रजिस्ट्रार को अप्लाई कर देंगे कि हमारा नाम वाइप आउट कर दो रजिस्टर में से। तो वो रजिस्टर में से आपका नाम निकाल देगा। ये एक आसान काम होता है, इसकी थोड़ी सी फीस होती है और आपका नाम रजिस्टर से निकाल देता है। और मुश्किल काम है कि आप वाइंडिंग अप की तरफ जाएं। तो अगर आपके अभी कुछ एसेट्स हैं और वो सही से नहीं बिके तो वाइंडिंग अप शुरू करवा दें। और अगर आपने 100% चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे रखे थे वाइंडिंग अप ये इन खर्चों के लिए, रजिस्ट्रार को अप्लाई करने के लिए, तो बस रजिस्ट्रार को अप्लाई करें, वो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा रजिस्टर में से, और उसके बाद कहानी ख़त्म। ये लोग जो इस कंपनी से निकले हैं 5 साल तक उस वाली कंपनी में नहीं जा सकते जिस कंपनी को ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं। ना ये जा सकते हैं ना इनके फैमिली मेम्बर जा सकते हैं। तो बड़ा मज़ेदार सा सेक्शन है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी और उससे रिलेटेड मसलों मसाइल। अब बीच में गिनती के कुछ सेक्शन हमने स्किप किए हैं अपने नोट्स में से। जी बताइए। कुछ नहीं, हाँ जी चलें आगे। एक सेक्शन जो बीच में हमने स्किप कर लिया था उसकी डिस्कशन करें। उसकी स्लाइड सामने नहीं होगी लेकिन वो आपके पास मौजूद, और कोड का प्रोसेस हमारे पास। हम आज ये चैप्टर निपटा के भी हट सकते हैं। देखें ज़रा हैंड आउट। बहुत घबराए तो नहीं ना बैठे, लेकिन बहुत सुकून में भी नहीं बैठे हुए। सिलेबस बड़ा है, मैं पता है मेरे अपने हाथ बंधे हुए हैं। आप ये देखिए हैंड आउट में जो पहला सफ़ा है ना, उसमें उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर सब यूनिट आ रहे हैं कि कौन कौन से सब यूनिट्स हैं, और नीचे हमेशा लिखा हुआ होगा कि उसमें कौन कौन से लॉ के कौन कौन से सेक्शंस कवर हो रहे हैं। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो इसमें आपकी चीज़ें कवर हो रही होंगी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोटी मोटी तकरीबन मैक्सिमम बातें जो है वो डिस्कस करते जा रहे होंगे, और उसमें फिर आप लोगों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होती चली जाएगी अगर आपको समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं।
तो अगर आप देखें तो बीच में से एक आध ऐसा सेक्शन है जिसको हमने एक्सप्रेसली डिस्कस नहीं किया, तो सिर्फ कोड का प्रोसेस बच जाता है। चाहे तो हम उसको कवर करके इसको एक मंथ की अंजाम दे सकते हैं आज की डिस्कशन को, और चाहे तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, हम इससे आगे कल भी पढ़ सकते हैं। ब्रेक लगा लें? हाँ जी, क्या मेजॉरिटी ब्रेक के हक में है? आज ही ख़त्म कर दें, कल कुछ नया शुरू हो। लें जी सर जी, मेजॉरिटी जो है ना उसने वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने जी डेमोक्रेसी की थी पूरी। कोड का मज़ेदार सा प्रोसेस है, समझ लें। कोड्स हमने पढ़ा, रजिस्ट्रार कौन होता है, हमने पढ़ा SCCP कौन होता है। अब हम देखने लगे हैं कोड्स क्या है। कंपनी लॉ का जब भी मसला अदालत में जाएगा तो ये हल्की अदालत नहीं होगी, कोई सिविल कोर्ट हमारे केसेस नहीं देखेगी। कोर्ट शैल बी हाई कोर्ट। और कौन सी हाई कोर्ट? हाई कोर्ट तो हर सूबे में अलग अलग है, जो उस इलाके पे जुरिस्डिक्शन रखती हो जिधर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है। तो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जिस भी जगह मौजूद है उसको लगने वाली जो हाई कोर्ट है वो हमारे लिए होगी हाई कोर्ट। अच्छा, फिर हाई कोर्ट पूरी नहीं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में कंपनी लॉ के बेंचेस बने हुए होंगे। बेंच क्या होता है? 4-5 जज वगैरह होते हैं वो मिलके, और वो एक यूनिट होता है अदालत का, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एक जजमेंट दे सकता है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ कोर्ट शैल बी हाई कोर्ट, कोई सिविल कोर्ट या अदर कोर्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगी हमारे ऊपर। हाँ, अगर वाइंडिंग अप हुई है तो वाइंडिंग अप में देखा जाएगा पिछले 6 महीने को, पिछले 180 दिन को। फॉर एग्जांपल एक कंपनी यहाँ पे मौजूद थी पंजाब में और बहुत सारे मसलों मसाइल आए, अब उनकी वाइंडिंग अप करीब आई। उन्होंने कहा जी एक काम करते हैं, हम यहाँ से अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कराते हैं सिंध में और अल्ताफ़ की नगरी में चले जाते हैं, और वहाँ जाके हमें जो है वो सुकून मिल जाएगा। तो अब वो वहाँ गए हैं तो उनकी वाइंडिंग अप तो वहीं होगी, यहाँ के लोगों को चकमा दे के निकल गए। तो रूल ये है कि पिछले 180 दिन में जो इलाका उनका ज़्यादा देर के लिए रजिस्टर ऑफिस रहा उसको लगने वाली अदालत उनका केस देखेगी। तो अदालत हाई कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट नहीं होगी। हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस बने होंगे, एक या एक से ज़्यादा कंपनी बेंचेस बने हुए होंगे। चीफ जस्टिस ने ये बेंच तश्कील दिए होंगे। हर बेंच के साथ जो है वो इनके साथ एक रजिस्ट्रार होगा जो कि उन सारी चीज़ों को देख रहा होगा, यानी कि कागजी कार्रवाई और उन सारी चीज़ों को देख रहा होगा रजिस्ट्रार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह की सारी चीज़ों को देख रहा होगा। और चीफ जस्टिस जो है अगर उसे मुनासिब लगेगा तो वो कोई सेक्रेटरीट भी कंपनी बेंच का बना सकता है जो कि उस बेंच को सपोर्ट करेगा। यानी कि इन इस सेक्शन में वो एक तश्कील बता रहे हैं कि कंपनी लॉ के मामलात हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में कंपनी लॉ के बेंच में जाएंगे। कंपनी लॉ के बेंच का एक अलग रजिस्ट्रार होगा और उसका एक अलग सेक्रेटरीट ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कंपनियों को हम थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। कंपनियों के केसेस फास्ट ट्रैक बेसिस पे होंगे, इसको हम कहते हैं समरी प्रोसीजर। अदालत में क्या होता है, फुल लेंथ प्रोसीजर्स होते हैं। जब तक एक चीज़ साबित ना हो जाए कि जी ये वाला काम क्या था, जी ये वाला काम, इसके ऊपर गवाही तो देगा एक बच्चा, अच्छा वो बच्चा तो 14 साल का है, इसकी गवाही तो 18 साल की एज में होगी, चलो कोई बात नहीं, जज ने तोड़ा मारा, उसने कहा 5 साल बाद इकट्ठे होते हैं, ये बच्चा बड़ा हो चुका होगा, कार्रवाई वहीं से शुरू करेंगे। तो मतलब 2 साल 3 साल तो मजाक है। वो हथौड़ा मार के जब टाइम बताने लगते हैं तो लोग टाइम या दिन से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ईयर सुनने में कि जो अगली पेशी है वो कौन से साल में है जाके। तो इस सारे सिस्टम में कंपनी एक अकेला इंसान नहीं है, कंपनी 50,000 लोगों का नुमाइंदा चीज़ है। कंपनियों को अगर इतना स्लो इंसाफ मिला बस फिर हो गया। तो कंपनियों के बारे में ये कहते हैं कि हम कंपनियों को समरी प्रोसीजर से गुजारेंगे। जैसे मुशर्रफ का केस होगा, जैसे नवाज शरीफ का केस होगा, सियासी केस होंगे, किसी अहम पर्सनैलिटी के केस होते हैं। समरी प्रोसीजर्स क्या होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक एक एविडेंस की एक्यूरेसी तक जाने का टाइम नहीं लगाते, हम तेज़ी से हियरिंग करते रहते हैं, जल्दी से जल्दी हियरिंग होती है। अगर वसीतर मफाद में ज़रूरी हुआ तो कंपनी लॉ ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि अगर हो सके तो डेली हियरिंग कर लें। ये बेचारे ज़्यादा कह भी नहीं ना सकते,
कंपनी लॉ वाले, अदालत को तो नहीं बहुत ज़्यादा कह सकते। तो इन्होंने कहा कि अगर वसीतर मफाद में हो, अगर अदलिया के वकार पे आंच ना आ रही हो, तो अगर हो सके तो डेली हियरिंग कर लें, एज अर्ली एज पॉसिबल, 90 दिन 120 दिनों में केस निपटा दें, चीज़ों को फास्ट ट्रैक पर प्रोसेस करें। तो अब ये कंपनियों से रिलेटेड, अब कंपनी कोर्ट का प्रोसेस क्या है, ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कम लोगों को अंदाज़ा होता है। लोगों के जहन में होता है कि बस अदालत में जाएंगे और केस चलना शुरू हो जाएगा और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, अदालत में जज तक पहुंचते पहुंचते सदियां लग जाती हैं। पहले तो केस प्रेजेंट होता है। केस कहाँ प्रेजेंट होता है? पहले वाले बंदे के पास, यानी कि आप पेटिशन देते हैं अदालत को। आप अदालत को एक रिटन पेटिशन देते हैं, वो रिटन पेटिशन जाएगी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार आपसे कहेगा हाँ भाई आपने दरखास्त दी है, फलाना 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 कागज़ का है, वो पूरा करो। आप 1 महीने तक कागज़ पूरे करते रहते हैं। फिर कहते हैं अच्छा आपने जिन पे इल्ज़ाम लगाया उनको नोटिस भिजवा दें, हाँ जी भिजवा दें। फिर उनको भिजवाया, फिर उनसे चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। रजिस्ट्रार फिर समन जारी करता है, बुलावे जारी करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें फ़िज़िकली आप चाहिए, आपकी तफ्तीश होगी, फ़लाना होगा। तो फिर क्या होगा कि कोर्ट को आपने पहले अप्लाई किया, फिर कोर्ट में जज तो कहीं पीछे बैठा हुआ है, अभी आगे के रजिस्ट्रार ने ही समन्स वगैरह वो करके एक केस प्रेजेंट किया। उसने कहा अब आप लोगों का केस तैयार है, अब मोहतरम जज के सामने आपका केस रखा जा सकता है। फिर केस की हियरिंग होती है, केस कोर्ट के सामने रखा जाता है, फिर कोर्ट उसका हेयरिंग के एक प्रोसेस से गुजरते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होती है और देन अदालत फैसला सुनाती है। तो ये चंद मोटे मोटे स्टेप्स हैं। सेक्शन ने ये हेडिंग्स नहीं बताई, मैं इस हेडिंग्स में तोड़ के सेक्शन को डिवाइड किया है ताकि आप उसको एक लॉजिकल फ्लो में समझ सकें। तो रिटर्न सबमिशन क्या है? जितनी भी रिटर्न सबमिशन है आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बेंच को जमा करा देंगे। रिटर्न सबमिशन में एक पेटिशन होगी, दरखास्त होगी, कोई सेट ऑफ वगैरह के पर्टिकुलर्स होंगे कि हाँ ठीक है जी अगर इस तरह से तो हम इतना मौका करने के लिए भी तैयार हैं। एफिडेविट हल्फिया बयानात वगैरह जो मुख्तलिफ लोग हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनके साथ सपोर्टर हैं, रिस्पोंडेंट हैं, उनके होंगे। कोई भी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो होगा। किसी भी जगह एक एप्लीकेशन की जी अगर आपको दरमियान में यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको जमा कराएंगे, यानी सबसे पहले एक रिटर्न सबमिशन होगी अदालत को। फिर क्या होगा? समन्स जारी होंगे, समन अदालती बुलावा है, रजिस्ट्रार समन जारी करेगा रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट का मतलब है जिन्होंने उस समन के ऊपर जवाब देना है, दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं उनको समन जारी होंगे। समन कैसे जाएंगे? बेलेफ भी ले जा सकता है, कोर्ट का ऑफिशियल जाके फिजिकली समन दे सकता है। उसके अलावा आप प्रोसेस सर्वर ऑफ कोर्ट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू वो जो रजिस्ट्री की सर्विस के थ्रू मुख्तलिफ लोगों को जाते हैं, उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस तारीख पे इस बंदे को इतने इतने समन हमने जारी किए। वो पब्लिक लेवल के समन आप उर्दू इंग्लिश अखबार में भी दे सकते हैं, और आज के दौर में आहिस्ता आहिस्ता अगर कोर्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आपको समन जारी किया जा सकता है। रिस्पोंडेंट एक रिटर्न रिप्लाई देंगे उस सारे समन के केस में। अगर रिस्पोंडेंट फेल कर दे रिप्लाई करने को तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो ये एक रिपोर्ट जमा कराएगा जी हमने फलाना बंदे से इन्फॉर्मेशन मांगी, वो भाई साहब तो मूड में ही नहीं है जवाब देने के। कोर्ट एक्स पार्टी डिसीजन की तरफ जा सकता है अगर कोई पार्टी जवाब नहीं दे रही। ये एक्स पार्टी क्या होता है? एक पार्टी की बात सुनी, दूसरी की सुनी नहीं और फैसला सुना दिया। भाई दो पार्टीज हैं, दोनों से कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन जमा कराओ, एक इतने नवाब थे कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन जमा ही नहीं कराई और एक ने जमा करा दी। तो जिन्होंने जमा कराई उनकी जमा कराई गई इन्फॉर्मेशन पे फैसला सुनाया जा सकता है। अगर अदालत को गुस्सा चढ़े कि वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे। एक्स पार्टी कौन सी पार्टी है? एक्स पार्टी का मतलब है जिस पार्टी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसको एक्स कर दिया, उसे फारिग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया उसे। केस की कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रार जब केस तैयार हो जाएगा तो फिर एक डे फिक्स करेगा 45 डेज ऑफ फर्स्ट सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि जब उसने पहली दफ़ा लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर केस को पहली दफ़ा अदालत में रखा जाएगा। कोर्ट एक डेट और टाइम रख देगी हियरिंग के लिए। इस हियरिंग में एडजर्नमेंट नहीं होगी, ये पार्टीज़ की ड्यूटी है कि वो प्रेजेंस इंश्योर करें। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो और वो ना आ सकें तो वो 10,000 रुपया दे के अपनी पेशी आगे करवा सकते हैं। चौरस्ते भी बता दिए कि अगर बहुत शदीद मजबूर हों तो 10,000 रुपये या कोई भी हायर अमाउंट जो कोर्ट तय करे आप वो दें और पेशी आगे करा दें। प्रोसेस ऑफ हियरिंग,
कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग को लेके चलेगी और समरी मैनर में लेके चलेगी। फाइनल ऑर्डर आपने 120 दिनों के अंदर अंदर देना है। और फिर डरते डरते का कोर्ट में इफ़ इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, और भाग गए जी। वो अगर हो सके वसी तर मफाद में अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस पे अगर आँच ना आ रही हो तो अगर डे टू डे हो जाए तो कितना अच्छा है। तो बड़े सहमे हुए अल्फाज में नज़र आ रहा है कि बहुत डरते हुए उन्होंने ये जुमला लिखा है कि डे टू डे हेयरिंग होगी अगर अदालत को मुनासिब लगे। 1984 का ऑर्डिनेंस था, उसमें लिखा था अदालत डे टू डे हेयर करेगी, और जब नहीं हेयर करेगी तो रीज़न देगी। तो अदालत जो है उसने बड़े अरसे से कहा हुआ था कि ठीक है तुम्हारे अपने कानून में जो मर्ज़ी लिखो, हम अपनी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अब कंपनीज एक्ट में इसहाक डार ने थोड़ा सा ज़रा हल्का टोन रखी कि अदलिया को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करना है। तो वो डे टू डे बेसिस पे अगर इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हुआ, अगर इंसाफ के बोल बाले के लिए ऐसा हुआ तो डे टू डे हियरिंग। कोर्ट में इफ डीम फिट इम्पोज कॉस्ट अप टू लाख पर डे ऑन सच हायर अमाउंट अगर प्रोसीडिंग में कोई डिले वगैरह आ रहा हो। हमने कहा आइडियली डे टू डे वो होगा, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी दिन डिले करना चाहे और उसके पास एक रीज़न भी हो तो भी अदालत लाख रुपया या उससे ज़्यादा लेके उसको डिले करना भी दे सकते हैं। तो पहली वाली पेशी अगर आगे करवानी है तो 10,000 रुपये, आगे की पेशी आगे करवानी है तो 1,00,000 रुपये। डिले कितना होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी, डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितनी चार्ज करते हैं। तो हो सकता है अदालत के यार एक काम करो 45-46 लाख रुपए दो, महीने बाद देखते हैं। तो इन्होंने ज़रा थोड़ा सा बताया है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर कोर्ट को मुनासिब लगेगा तो रेलेवेंट डेपोनेंट्स वो होते हैं जिन्होंने डिपॉजिट कराया था एफिडेविट, हल्फिया बयान। तो जिन्होंने हल्फिया बयान जमा कराया, अगर अदालत चाहे तो उनको बुला सकती है कटहरे में खड़ा करके, उनसे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहे तो अदालत कर सकती है। किसी भी किस्म की उनसे इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन या इस तरह की चीज़ मांगनी हो तो वो उनसे मांगी जा सकती है। तो ये कोर्ट जो है वो रेफ़र करेगा, 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी। इसमें रजिस्ट्रार के पास पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स मौजूद है। और इसी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो इस तरह से होगा, एक्सटेंशन 15 दिन की हो सकती है 10,000 रुपये दे के। जगह जगह उन्होंने हर चीज़ में डेट आगे करने का ऑप्शन दिया हुआ है। कोर्ट में टेक नोटिस ऑफ सीरियस मिसस्टेटमेंट एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट बाय एनी पार्टी एंड डिसमिस पिटीशन ऑन एप्लीकेशन और क्लोज राइट ऑफ डिफेंस एंड पास अ फाइनल ऑर्डर। किसी भी जगह कहीं पे भी अगर कोई नॉन सीरियस हो, कोई मिसस्टेटमेंट हो, कोई झूठ बोल रहा हो तो अदालत उस पर गुस्से में आके चीज़ों को कर सकती है। रजिस्ट्रार एक इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन भी दे सकता है जिसमें चीज़ों को रोका जा सकता है। कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 shall not apply to the proceeding under this section except to such extent as the court may determine its discretion। ऐसे सेक्शंस कहलाते हैं रेफरेंशियल सेक्शन, इग्नोर कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं वो वाला सेक्शन और वो वाला लॉ तब अप्लाई होगा और तब अप्लाई नहीं होगा। जब वो लॉ हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमारे लिए बेकार है। हाँ, अगर ये लिखा होता ना कि रिलेटेड पार्टी की फलाना रेगुलेशन अप्लाई होगी तो अब वो मैं अपने सिलेबस से जोड़ लेता। तो अगर आपके लॉ में किसी और लॉ का रेफरेंस दिया हुआ कि उस लॉ की वो सेक्शन देखा जाएगा तो आपने उसको सीधा क्रॉस कर देना है, क्योंकि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। फाइनली अपील कर सकते हैं, यस। कोई भी पर्सन जो एग्रीव हुआ है इससे हाई कोर्ट के फैसले से, वो 60 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है। किसी इंटरमीडिएरी टेम्परेरी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं आएगी, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आएगी। अदालत ने कहा जी हम ऑर्डर अपना महफूज रखते हैं, पहले फलाना JIT तश्कील दे दें, जो JIT कहेगी उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। अब ये इंटरिम ऑर्डर है, इस पे अपील नहीं होगी। अपील किस पे होगी? जो अदालत ने फाइनल ऑर्डर जारी किया होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो अदालती सिस्टम का, जो उन्होंने बताया है। तो ये सेक्शंस जो हमने पढ़े हैं, आपने एक दफ़ा सोने से पहले एक दफ़ा सरसरी सा तेज़ी से देख लेना है। याद तो करना कुछ नहीं है, कम से कम एक मैप बना लेना है कि हाँ ये वाली बातें हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो ये वाले 18 चैप्टर्स हैं इनकी मिला के बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, और ख़ासतौर पे जो शुरू वाले हैं ये बेसिक्स वाले हैं। इसमें चीज़ें कैटेगरी वाइज इकट्ठी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ICAP के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ पेस रखा है। जब ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें टेक्निकल डिस्कशन है वो हमारे लिए ज़रूरी है तो उधर हम पेस स्लो करेंगे। दूसरा, लेक्चर के बीच में एक टाइम ज़रूर ऐसा डिफ़ाइन कर लें जिस पे एक छोटी सी ब्रेक हो जाए, ताकि आप लोग मुझे देर तक बर्दाश्त कर सकें। आप नहीं ब्रेक करेंगे तो मुझे तो ज़्यादा खुशी होगी,
हम एक फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन शायद एक ख़ास टाइम के बाद आप आवाज़ार होना शुरू हो जाएं और फिर क्लास से भागना शुरू हो जाएं। तो पहले ही बड़े थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं फाइनल फिज़िकल में, तो पता लगे वही मायूस हो जाएं। तो हमारी तकरीबन 8:30 के करीब क्लास स्टार्ट होती है और 10:15 तक जारी होती है। तो दरमियान में हम 9:20 के आसपास टाइप 10-1 मिनट की ब्रेक कर सकते हैं। 9:15 से 9:30 ब्रेक कर लें। 9:15 से 9:30 ब्रेक कर लेते हैं। उससे जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा लेक्चर, और मैं डबल लेक्चर दे सकूँगा। तो मैं एक सेशन में चैप्टर ख़त्म करके कहूँगा अब लो जी अब अगला शुरू, चलो जी। तो ठीक है जी, ये चैप्टर 1 आपके पास है, ये आपने देखना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल, कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।